नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज बात करते हैं, एक तो तौकीर रज़ा, इनकी कुंडली खंगाली जा रही है, इनके जो पुराने पाप हैं वो सब सामने आ रहे हैं। इनका लव मोहब्बत पर्चा खुल गया है। बाजार की आड़ में जो बाजार इनका बना हुआ था वो सील कर दिया गया है। रेदर अब ये सूचना आ रही है कि इनका ऑफिस भी सील हो गया है। और दूसरी तरफ इस तरीके की सारी घटनाएं जो हैं देश के दूसरे भागों में भी देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में इसी तर्ज पे खुराफात करने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर, शिवम चौधरी जी। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद शिवम जी। हमारे त्योहार चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं और बड़ी कोशिश की जा रही है, मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के त्योहार खराब किए जाए। क्यों? जी। मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, देश में जिस तरीके से एकाएक आई लव मोहम्मद का जो पूरा का पूरा ये कैंपेन शुरू हुआ है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, या किसी एक अल्टीरियर मोटिव के तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। उसका कारण है क्या? सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही एकदम से मोहम्मद साहब की याद आ गई है? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के मुसलमानों को एकदम से मोहम्मद साहब की याद आ गई है, और बिहार में चुनाव है और बिहार के मुसलमानों को वो याद नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्यों नहीं आ रही है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कैंपेन एक तरीके से शुरू होता है, और एक तरीके से जहां ये सबसे पहले नजर में आता है वो कानपुर की घटना है। कहा जाता है कि कानपुर में जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की आई लव मोहम्मद के नारा लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए। तो पुलिस ने साफ साफ कहा कि जो पहली एफआईआर हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी, हिंदू पक्ष के जो पोस्टर लगे हुए थे वो फाड़े गए थे और नारे उस तरीके से लगाए गए थे, तब जाकर पहली एफआईआर हुई थी। और उसके बाद जगह जगह आपको आई लव मोहम्मद, देखिए आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं, आप पोस्टर भी लगाइए। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि जानबूझकर आप वो पोस्टर्स लगाते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। भाई, आप पोस्टर लगा रहे हैं, दीवार पे लगा रहे हैं, आप खंभों पे लगा रहे हैं, आप कहीं पर भी लगा रहे हैं, तो पोस्टर के साथ तो एक पब्लिक प्लेस में क्या हो सकता है वो सबको पता है। वो चाहते हैं कि ये सब हो। उसके बाद जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत हो उसके नाम पर आप सड़कों पे उतरेंगे। उसके बाद वो हमने बरेली में देखा कि भैया देखिए, एक तौकीर रजा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को सुपर से भी ऊपर मानता है। वो ये मानता है कि भैया मैं बरेली का राजा हूं और मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा, और होता भी था। अब तक 2010 में बरेली में दंगे हुए, 27 दिन तक कर्फ्यू रहा। मायावती मुख्यमंत्री थी, वो तक उसे संभाल नहीं पाई। यानी एक एक महीने अगर किसी शहर को एक व्यक्ति के कहने पे बंद कर दे। हमने कब देखा था? हमने देखा था कश्मीर में, हुर्रियत की कॉल होती थी, ये कैलेंडर है, इस दिन इस दिन इस दिन इस दिन बंद रहेगा। कुछ वैसा सा ही तौकीर रजा का जलवाए जलाल था बरेली के अंदर। लेकिन एक गलत आदमी एंट्री ले लेता है 2017 के अंदर, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद जितने भी ये घूम रहे थे, इनका सारा का सारा जो ये पूरा रुआब था, अतीक अहमद हो, आपका मुख्तार अंसारी हो, और इस तरह के जो लोग थे, सारे के सारों का जो ये एक तरीके से दबदबा था, वो धीरे धीरे बाबा ने कम करना शुरू कर दिया। और बरेली में भी यही हुआ। तौकीर रजा ने कहा कि भैया जुम्मे की नमाज के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा, वो आया नहीं। पुलिस ने कहा भैया तुमने कार्यक्रम कर लिया, ठीक है, ज्ञापन देना था वो सब हो गया है, अब जाओ यहां से। हंगामा होने लगा, पब्लिक उत्तेजित होने लगी, या करवाई गई। अब ये तो पुलिस जांच का विषय है, और करवाई गई है, ये ज्यादा प्रथम दृष्टया कम से कम नजर आता है। उसके बाद जिस तरीके से हजारों की भीड़ को कुछ 40-50 पुलिस वाले जिस तरीके से टैकल करते हैं, ये भी कॉन्फिडेंस दिखाता है पुलिस के अंदर इन लोगों के प्रति। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ 2 अलग अलग जगह भाषण देते हैं और कहते हैं कि भैया ये मौलाना भूल गया था कि किसकी सरकार है यहां पर, उसकी औकात याद दिला दी जाएगी, ये एक तरीके से मैसेज है इस सरकार की तरफ से, और हो रहा है, बार बार हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहन्नुम का टिकट कटवा दूंगा। जब आप ये समझिए साजिश कितनी गहरी है, कहां तक पहुंची हुई है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी कि इंटेलिजेंस ये बता रही है कि चीजें कहां तक बुनी गई हैं। जब, और ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है जब वक्फ बोर्ड पे इनके खिलाफ एक तरीके से इनके खिलाफ निर्णय आता है, जैसा ये चाहते नहीं है।
अब तक तो इनके पास वीटो पावर थी हर चीज में। वो इमाम बुखारी से लेकर और तौकीर रजा से लेकर और ये देवबंद वाले, हर कोई जो चाहते थे, जिस सरकार को जैसे नचाना चाहते थे नचाते थे। पहले राम मंदिर है, फिर वक्फ है, हर एक पे जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये कहीं से कैंपेन खोल के निकाल के लिया है कि भैया कहीं कुछ हो, गड़बड़ हो और चिंगारी लगे और उसका इस्तेमाल हम करें। और इन्होंने क्या कहा कि 3 तारीख को भारत बंद बुलाएंगे हम। किस चीज के लिए भारत बंद बुला रहे हो भैया तुम? वक्फ के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या फिर तुम भारत बंद बुला रहे हो आई लव मोहम्मद वाले कैंपेन में? देखिए, आप कहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो, यह गलत है। और उसके बाद कुछ मैंने 1-2 न्यूज देखी, कहीं किसी ने आई लव महादेव का स्टेटस लगा दिया तो उसके खिलाफ एक्शन, मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बवाल हो जाता है। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के अंदर कोटला गांव करके जगह है, वहां पर दुर्गा जी की कोई यात्रा निकलनी थी दिन के समय। अचानक से सुबह देखते हैं सड़क के ऊपर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, रंगोली बनाई हुई है उसकी, और उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो साफ दिखाया जा रहा है ना, किसी ने गलत इंटेंशन के साथ किया है, माहौल खराब करने के लिए किया है, उसी रास्ते के ऊपर किया है। पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, पुलिस वहां पर भी ठीक ठाक खातिरपानी करती है, एफआईआर दर्ज होती है, सारे एक्शन होते हैं। ये अचानक से हर जगह छोटे छोटे सबको अचानक से ये प्रेम क्यों उमड़ा है? उसके बाद क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस, साफ साफ वो कह रहे हैं कि भैया प्रदेश में माहौल खराब करने की तैयारी। लेकिन मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को थोड़ी सी, क्या कह सकते हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए या सीखना चाहिए या उस मॉडल को स्टडी करना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। रैली से वो व्यक्ति पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी पॉलिटिकली करेक्ट हुए बिना, वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया जहन्नुम का दिन नहीं आएगा, कम से कम भारत में तो नहीं आएगा, कयामत का दिन वो भारत में तो नहीं आएगा, जहां आएगा आएगा, जहां ज्वाइन करना है वहां कर लो, यहां नहीं होगा। और इतना पॉलिटिकली करेक्ट बोलने वाला नेता कम से कम आज के समय में भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं है, जो सही को सही और गलत को गलत बोल पा रहा है। भैया आपको अपने कार्यक्रम करने हैं, जैसे करने बहुत अच्छी तरीके से करिए, प्रॉपर परमिशन लीजिए, लेटर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं। बहुत सारे हिंदुवादी संगठन भी ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। साहब वो छोटी सी मीटिंग करते हैं, पहले जाके लेटर लेके आते हैं, पहली रात तक एक टेंशन रहती है लेटर आया कि नहीं आया, तब जाकर कार्यक्रम, परमिशन आई कि नहीं आई है। उन प्रोग्रामों में एलआईयू के लोग घूमते रहते हैं कि देखने के लिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। उस तरीके से वो चीजें काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और ये तौकीर रजा ये सोच रहा था कि भैया बस मैं ही हूं सब कुछ, मैंने हजारों की भीड़ इकट्ठी कर दी। अब हालात ये है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जब लोगों को पता लगा कि बरेली में एक्शन शुरू हो गया है, पुलिस ढूंढने लगी है, 61-62 लोग शायद गिरफ्तार भी कर लिए हैं, 6 लोगों को थाने से जमानत भी मिल गई है। वो रेलवे स्टेशन पे भीड़ एक्स्ट्रा बढ़ गई है बरेली छोड़ने की। बरेली से जो ट्रेनें बाहर जा रही है ना, उसमें पब्लिक भर भर के जा रही है। कहीं गिरफ्तारी में किसी सीसीटीवी कैमरे में, किसी सड़क लगे कैमरे में कहीं फोटो तो नहीं आ गई, किसी न्यूज की फोटो में तो नहीं आ गए हम, पता लगा फिर हमारे पोस्टर छपेंगे तो भाग जाओ, कह दो हम तो बरेली में थे ही नहीं। लेकिन वो भूल गए ये बाबा की पुलिस है, ठीक है, वो क्या करेगी क्या नहीं ये सब समझते हैं। छांगुर बाबा का क्या किया सब जानते हैं, वही होगा तौकीर रजा का। और तौकीर रजा जैसे लोग धर्म के आड़ पर या कहीं मजहब की आड़ पर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके किस तरीके से धन उगाही करते हैं, किस तरीके से अपना एक तंत्र चलाते हैं, उसका जीता ज्यादा उदाहरण है। एक संस्था है उसकी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, और वो उसने क्या किया, 1992 में नावल्टी चौराहा है कोई बरेली के अंदर, मेन बाजार के अंदर, वहां पर पहलवान साहब की कोई मजार होगी। अब तो मजार तो देखो कहीं भी हो जाती है। वहां पर कोई व्यक्ति बैठता था, उसकी पूरी देख रेख करता था, उसे हटा के अपना व्यक्ति वहां स्थापित किया जाता है। धीरे धीरे आसपास की जमीन कब्जाई जाती है, उसके ऊपर 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, 72 के लगभग उसमें दुकानें बनती हैं। और उसका किराया कहां जाता है? तौकीर रजा के पास जाता है या तौकीर रजा के लोगों के पास जाता है। यही तो था ना वक्फ में, कि वक्फ की जमीन कब्जा ली, उस पर अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, स्कूल बना दिया, अपनी कोई भी बिल्डिंग तैयार कर दी, और उसके बाद उसका किराया खा रहे हैं। यही तो कर रहे थे AIMIM वाले। इसलिए तो सबसे ज्यादा दुख हो रहा है ओवैसी को। हैदराबाद में सबसे ज्यादा किराया वक्फ की जमीन पे कोई लेता है तो ओवैसी लेता है, या उसकी पार्टी के लोग लेते हैं।
वो ये काम कर रहा था। 2018 में उसके बाद 1995 के आसपास शायद नोटिस गया। अब तक उस कॉम्प्लेक्स को 60 से ज्यादा नोटिस जा चुके हैं, 60। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी छेड़ने की। हाई कोर्ट ने भी कह दिया 2018 में, नहीं साहब इलीगली बना हुआ है, मजार को छोड़ के सब कुछ गिरना चाहिए। किसी सरकार में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब भैया तुम कुछ दंगा, देखिए योगी आदित्यनाथ का पूरा एजेंडा सेट है। 18 साल, बहुत साल, 17-18 साल अपना सांसद रहे हैं, उन्हें सब लूप होल पता है कि माफिया कैसे काम करता है। और वो खासकर वो तो गोरखपुर से आए हैं, जो पूरा तंत्र ये था। किसी माफिया का नाम आता है, वो पूछते हैं अच्छा इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है साहब, वो कहता है साहब 4 मकान है, 5 दुकान है, ये है, ये है। अच्छा इन सब के कागज हैं साहब? 4 के तो हैं, 3 के नहीं है। अच्छा अब ये बताओ ये जमीन किसकी थी? जी ये वक्फ की थी, नजूल की थी, ये उसकी थी, ये उसकी थी। अच्छा नोटिस गया है? हाँ जी नोटिस गया था 10 साल पहले, 15 साल पहले तब। अच्छा ठीक है नोटिस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बुलडोजर भेजो। और वही होगा, जो 60 नोटिस इस कॉम्प्लेक्स को भेजे गए हैं ना, अब वहां बुलडोजर पहुंचेगा। तौकीर रजा जैसे लोगों को तब पता लगेगा कि भैया अवैध कब्जा करके तुम जो काम कर रहे हो वो दिन लद गए। या तो अवैध कोई काम कर रहा है तो शांति से बैठ जाओ, या फिर अपना वो नुकसान होने के लिए झेलने के लिए तैयार हो। ऐसे ही थोड़ी हजारों बीघे जमीन और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति भूमाफियाओं से खाली कराई है योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरी चीज, कोई विपक्ष इसके ऊपर नहीं बोल रहा। राहुल गांधी का आपने सुना, वांगचुक के लिए तो सब परेशान है। हाँ, वांगचुक के लिए सब परेशान है ना, लेकिन इन लोगों के लिए जो इनका मूल वोट बैंक है, ना महाराष्ट्र के लिए कोई बोल रहा है, ना यूपी के लिए कोई बोल रहा है। दिक्कत क्या है? इन्हें टेंशन है बिहार चुनाव की। इन्हें लग रहा है कि मान लो हम इनके पक्ष में बोले तो वहां पोलराइजेशन हो जाएगा। बिहार में बहुत ज्यादा होता नहीं है हिंदू मुसलमान पे, वहां जातीय फैक्टर ज्यादा है। लेकिन अगर 2-4-5% भी हो गया, जो थोड़ा बहुत पीके की तरफ भाग रहा है बीजेपी का या एनडीए का वोट, और वो पोलराइजेशन होकर वापस आ गया तो नुकसान हो जाएगा। सहूलियत की राजनीति तो आप कर रहे हैं भैया। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नवंबर तक, मान लीजिए आपका ही तर्क मान लो कि मुसलमान परेशान है। अच्छा नवंबर तक तो मुसलमान को परेशान होने तो दिसंबर से देखेंगे, क्यों? बिहार का चुनाव आ रहा है, हिम्मत है तो अब बोलो। पहली बात तो कोई भी बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ का अब तक किसी कोर्ट में गलत साबित नहीं हुआ। हाँ एक है जज साहब वो कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आता है बुलडोजर एक्शन रोकने में, वो अलग चीज है, लेकिन गलत किसी को नहीं कह पाए। स्टे भले ही लगा दिया हो, और स्टे फिर भी नहीं लग पाया। उन्होंने ये तो कहा था बुलडोजर एक्शन नहीं करना, लेकिन सरकारी संपत्ति पे कब्जा है तो करना है। उसमें तो पुलिस बखूबी कर रही है, क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये तय कर लिया गया है सरकार की तरफ से, साहब आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप किसी शहर में अपने आप को ये मानते हो कि भैया मैं बहुत बड़ा खलीफा हूं, बहुत बड़ा नवाब हूं, बहुत कुछ जान पहचान, मतलब मेरा वहां कुछ चलता है, तो सरकार से बड़े नहीं हूं। राज्य में एक गुंडा हो सकता है, वो है पुलिस, वो है सरकार, उसकी ही चलेगी जब तक सरकार है। देखिए सरकार हट जाए अलग बात है, 2027 में मान लीजिए बीजेपी की गई, 27 तक ये ही है, तब तक आपको कायदे में रहना पड़ेगा। और ये एक बड़ी लकीर योगी आदित्यनाथ ने ऑलरेडी खींच दी है, पूरे देश के लिए एक मॉडल तैयार कर दिया है कि भैया ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटा जा सकता है और किस तरीके से निपटा जाना चाहिए। जी शिवम जी, इन्हें पता है कि कानून तोड़ोगे तो समझ लीजिए कि आपकी हड्डियां भी टूटेंगी, लेकिन फिर भी मतलब इन्हें कौन इतनी हिम्मत दे रहा है कि ये फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं? आपने पूरा पोर्ट्रेट किया किस तरीके से इनकी सारी प्रॉपर्टीज सील की गई हैं। इनका जो आपने पिक्चर पोर्ट्रेट किया उससे तो लग रहा है कि ये एक तरह से आजम खान बनने वाले हैं। देखिए आजम खान भी जिसके चक्कर में लग रहा था उससे पीछा छुड़ा के वो मायावती की तरफ भाग रहा है। ठीक, वो उसका भी पीछा छोड़ दिया उसने। अब देखिए इन लोगों को ये लगता है कि मैं जेल में जाऊंगा, बड़ा नेता बन जाऊंगा, हजारों की भीड़ आ जाएगी सड़क पे, फिर माहौल तैयार हो जाएगा। वांगचुक ने भी सोचा था, उमर खालिद ने भी सोचा था, शर्जील इमाम ने भी सोचा था, अमृतपाल सिंह ने भी सोचा था। वो तो अलग देश ही बनाने पे लग गया था भाई साहब। कहां है आज? देखिए तौकीर रजा जैसे लोगों को खास ये लगता है कि जो उसका फैन फॉलोइंग है, जो उसकी फॉलोइंग है, वो थोड़ी सी और कह सकते एक तरीके से वायलेंट है।
लब्बैक रसूलुल्लाह का ही तो एक तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई लव मोहम्मद। और ये कहां से आया? ये पाकिस्तान में बोलते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी। ये साद रिजवी और ये सब जो पूरा ग्रुप था, वो उसका बाप भी मारा गया, सब हो गया, और मारा भी वो पाकिस्तानी आईएसआई वालों ने। तो वहां से ये चीजें आ रही हैं। इनको लगता है कि भैया मैं होऊंगा, सड़कों पे गदर कटेगा, सरकार दबाव में आ जाएगी। आपको लगता है कि एकदम से हाथ डालेगी सरकार? वो खिचड़ी ठंडी करते हैं ना, पहले कोने कोने से निकालते हैं, तब बीच में आते हैं। बीच में डायरेक्ट हाथ नहीं डाल देते, वो भूल गए। और दबाव में काम करना योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा भैया जिस दिन ये करना होगा उस दिन मैं मठ चला जाऊंगा वापस। हाँ, उनका तो सीधा फंडा है। बस अगर ये हालत मेरी आ गई तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां चला जाऊंगा, और वो होना नहीं है। तो इसलिए इन जैसे लोगों को, भैया अगर कुछ करना है थोड़ा शांत रहें, समय का इंतजार करें अगर करना है, और जल्दबाजी है तो भैया ठीक है, किस तरीके से, किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सा इंजेक्शन लगना है, कौन सी दवाई देनी है, वो योगी आदित्यनाथ को इस तरह की बीमारियों का बखूबी इलाज करना आता ही है। आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार को जो सड़क पे रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा था, जिसको लेकर के बवाल हुआ, उसके बाद उनका जो जो उनका प्रसाद बटा, वो बिल्कुल बरेली के बाजार वाला स्टाइल था। बिल्कुल, देखिए इलाज ही वो है। आप भीड़ तंत्र के नाम पर, राजतंत्र हो, ये लोकतंत्र हो, उसे आप दबा नहीं सकते। राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन भीड़ तंत्र नहीं चल सकता। और देखिए जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन है कि भैया हमने धनखड़ भी इस्तेमाल कर लिया, हमने लद्दाख भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सब काम कर दिए, मलेशिया भी हो आए, जाकिर नाइक से भी मिल आए, और जाकिर नाइक के मिलने के आने के बाद है ये सारा कार्यक्रम। जी जी। कोइंसिडेंस देखिए, जाकिर नाइक से मिलके आए, अब मिलके आए नहीं आए, लेकिन उस आइलैंड पे रहे, उसके बाद उसके बीमार होने की भी खबर आ गई, खैर परिवार सहित, उसके बाद ये सारा कार्यक्रम होता है। तो क्या उसमें भी कोई कोइंसिडेंस है, कोई उसका एक तरीके से कोई कनेक्शन है? ये भी एक्सप्लोर होना चाहिए। और जब ये हो रहा है उस दौरान भी देश में नहीं है वो व्यक्ति, फिर साउथ अमेरिका की तरफ भाग गया है। तो बहुत सारी चीजें, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे कनेक्टेड हैं। और जब भी कुछ होना होता है, या तो उससे पहले या उसके बाद या उस दौरान, ये व्यक्ति नहीं होता है। और मेरा एक सवाल है, सब कहते हैं प्रधानमंत्री बहुत सारी विदेश यात्राएं करते हैं, राहुल गांधी से ज्यादा करते हैं क्या? और राहुल गांधी तो ना प्रधानमंत्री है, और अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, आपसे पहले तो वो भी नहीं था। तो ये कहीं की विदेश यात्रा कर रहा है भैया? हाँ, ये भी समझ से परे की बात है कि ये जाते हैं लेक्चर देने के लिए, और जब वहां पर देखा जाता है इंटरनेट पे, तो कोई लेक्चर नहीं होता उस दिन। तो ये होते कहाँ हैं? अब तक तो ये भी नहीं पता होता था कहाँ होते हैं, अब तो ये पता होने लगा बीच बीच में। अब इस बार तो पहली बार कांग्रेस ने बताया कि भैया वहां गए हैं। जी जी। अब तक तो ये भी नहीं पता होता था जी। और अचानक से मतलब देश के चारों कोनों से ये आवाज आ रही है, आई लव मोहम्मद, सरतन से जुदा। देखिए ये चलेगा, ये चलेगा, देखिए ये चलेगा। वो चाहते ही हैं कि आप प्रोवोक हो, आप कुछ करें, कुछ ऐसा हो कि भीड़ इकट्ठा करने का कारण मिले, और उसके बाद वो जो चाहते हैं उसे उस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। एक बात बताइए, जो व्यक्ति ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वो जय फिलिस्तीन बोलता है। कहां तक, किस हद तक अपने अंदर वो भावनाएं इन्होंने बना के रखी हुई हैं, खासकर इनके राजनेताओं ने या इनके जो नेतृत्व करता है उन्होंने बना के रखी हैं। आप समझिए किस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि 15 दिन में सरकार गिरी है नेपाल में, हम 5 दिन में गिरा देंगे। तो भैया तुम तो 5 दिन के अंदर बरेली छोड़ के भाग रहे हो। होगा तो यही आने वाले दिनों में। मैं कोई प्रोवोकेशन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत में रहे, भारत के संविधान के हिसाब से चले, भारत के हिसाब से चले। आपकी जो मांग है जायज तरीके से मांगे, जो प्रदर्शन करना है जायज तरीके से करें, जो कार्यक्रम करने हैं जायज तरीके से करें। लेकिन आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ जो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेगा, और उपद्रव करेंगे तो लठ भी उठेगा जी। सही कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे,
अब कायदे से रह नहीं रहे हैं तो फिर बरेली छोड़ के भागना पड़ रहा है। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बरेली वाले मामले में और महाराष्ट्र के मामले में आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और शिवम चौधरी ऑफिशियल, वहाँ पर भी आप जाएँ और वहाँ भी आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, क्योंकि ये शिवम चौधरी शिवम ऑफिशियल वाले ही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे साथ हमारे शोज़ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।